नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा 12 आरबीएससी पाठ्य पुस्तक है। ये आरबीएससी बोर्ड की हमने पढ़ लिया था कल सांवेगिक बुद्धि। एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षाएं इत्यादि है इसमें। तो सांवेगिक बुद्धि यानी जो अपने संवेग है उनको नियंत्रित करने की, उनको अभिप्रेरित करने की, दूसरों के संवेगों को समझने की जो बुद्धि है या जो कला है, संवेगों को प्रबंधन करने की कला, वो ही सांवेगिक बुद्धि है। और हमारी सफलता में 80% जो योगदान है वो सांवेगिक बुद्धि का होता है, क्योंकि हम कई बार संवेगों में बहकर कई बार बहुत बार गलत या सही फैसले कर जाते हैं, तो वो हमारे आगे की सफलता या असफलता को तय करते हैं। इसलिए अमेरिकी सेलोवी और मेयर ने सबसे पहले जो है सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा को दिया, सेलोवी और मेयर। उसके बाद हमने देखा था कि डेनियल गोलमैन जो है उसने इस बुद्धि पर विस्तार से अपना रिसर्च किया। उसने बताया कि यह अपने और दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता और अपने आप को अभिप्रेरित करने की क्षमता है। तो ये परिभाषा भी आप याद रखना। तो इसमें अपने भावों को, इमोशंस को प्रबंधित किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है इमोशन का। अब आप कहेंगे टाइम का भी मैनेजमेंट होता है, मनी का भी होता है, स्टडी का भी होता है और इमोशन का भी होता है। जीवन एक प्रबंधन है। दूसरों के संवेगों से तर्कना यानी रीजनिंग, तर्क करना और प्रबंधन करना। तो गोलमैन का सिद्धांत यानी सेलोवी और मेयर ने तो प्रतिपादन किया और गोलमैन ने व्याख्या की। गोलमैन की पुस्तक का नाम भी याद रखना, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, यानी आईक्यू से भी ये ज़्यादा मैटर क्यों रखती है। तो 80% इसका योगदान होता है। ये हमने कल वाले वीडियो में पढ़ लिया था। और विद्यार्थी कहेंगे वो वीडियो कहाँ है, तो प्ले लिस्ट में है या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से। तो भावों को पहचानना, अभिप्रेरित करना इत्यादि। अब इसने बताया कि जो सांवेगिक क्षमता है उसका एक सेट होता है और जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। तो एक तो है आत्म अवगतता यानी सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में, खुद के बारे में जागरूक रहना। तो संवेग, शक्तियाँ, ठीक है, कमजोरियाँ, खुद की कमजोरी, खुद की शक्ति, उसको पहचानने और समझने की क्षमता। आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, यह है अपने अभिप्रेरक जो है उनको प्रबंधित करना। जिन चीज़ों से आप मोटिवेट होते हैं उनको बार बार याद करना, अपने आसपास रखना, उनके संपर्क में रहना, कोई तस्वीरें वगैरह लगाना, जो भी हो, जिससे भी आपके होता हो वो चीज़ें। तो वहाँ क्या है, खुद का प्रबंधन है। अपने को पता होता है कि मैं यहाँ रहूँगा तो मैं गलत कर सकता हूँ या गलती हो सकती है, या मनोबल डाउन हो सकता है, यहाँ मनोबल बढ़ेगा इन चीज़ों के साथ, इन व्यक्तियों के साथ, इस माहौल में, वो सब। सामाजिक चेतना, सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, दूसरों का कार्य, अनुभव, उनके कारणों को समझना। सामाजिक कौशल, तो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए और व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक कौशल भी होना चाहिए। अब आता है बुद्धि मापन, यानी बुद्धि क्या है हमने समझ लिया। बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का समन्वित रूप है, समन्वय है। तो अब बुद्धि को कैसे मापते हैं, तो ये जेनसन की आप परिभाषा जरूर याद रखना। जेनसन, बुद्धि बिजली के समान है। बहुत ही छोटी परिभाषा इसलिए मैं कर रहा हूँ, याद रख लेना। जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है, यानी परिभाषित करना मुश्किल है मगर बुद्धि को मापना आसान है। यानी किस में कितनी बुद्धि है इसे माप सकते हैं। कैसे, कुछ टेस्ट, कुछ परीक्षाएं, उनके माध्यम से। जैसे आप देखते हैं ना, अखबार में कई बार आता है 2 चित्र दे दिए, उनमें 10 अंतर ढूंढने हैं, ठीक है। तो आपने कितने जल्दी ढूंढे, कितने स्लो ढूंढे। कई बार देखते हैं कि बिल्ली है और ये चूहा है, बीच में रास्ता है, भूलैया, उसको बिल्ली को चूहे तक पहुंचाना। तो इस प्रकार के ये थोड़ी बुद्धि परीक्षण ही है। तो सबसे पहले याद रखना, बीने, ठीक है, और साइमन ने 1905 में मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। इसके ट्रिक भी मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को। कई बार बीने, यानी बीने किसे बोलते हैं, बीन बोलते हैं।
बीन किसे कहते हैं? दूल्हे को कहते हैं। तो दूल्हे को फाइनल करने के लिए पहले क्या किया जाता है? उसका बुद्धि परीक्षण जरूरी है। ये ट्रिक आप याद रखना। आगे हम देखें तो टर्मन ने 1916 में कुछ संशोधन किए और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया। तो इसकी भी ट्रिक है कि टर्मन ने केवल सूत्र देकर टरका दिया। ठीक है, सूत्र देकर टरका दिया। ठीक है, तो अब उसके अलावा वेक्सलर, गुड इनफ आदि लोगों ने भी योगदान दिया। बुद्धि परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत तो होता ही है, सामूहिक भी होता है। सामूहिक का मतलब मान लीजिए 150 लोगों का एक साथ टेस्ट लेना है, तो क्या होगा? तो इसकी ज़रूरत कब पड़ी? प्रथम विश्व युद्ध में, जब अमेरिका लड़ रहा था युद्ध, तो उसको बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती करने की ज़रूरत हुई। तो सैनिक को ऐसे तो ले नहीं सकते, युद्ध में शक्ति के साथ साथ, कौशल के साथ साथ माइंड भी चाहिए, निर्णय लेना वगैरह। तो सेना के ऊपर परीक्षण किए। तो एक तो था आर्मी अल्फा और एक था आर्मी बीटा। 2 परीक्षण बुद्धि के ऊपर हुए अमेरिका में। अल्फा मतलब ABCD है ना, अल्फाबेटिक। तो ऐसे ट्रिक याद रखें, अल्फा मतलब अल्फाबेटिक यानी ABCD। तो अल्फा वाला वो है शाब्दिक है। शाब्दिक का मतलब पेपर को छपा हुआ दे दिया, कोई प्रश्न लिख दिए, तो वो पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए है। आर्मी बीटा है अनपढ़ के लिए। इसमें क्रियात्मक या अभाषाई मतलब कोई संकेत दे दिए, या जैसे मैंने बताया 2 चित्र दे दिए, उनमें अंतर ढूंढना, भूल भुलैया, बिल्ली को चूहे तक पहुंचाना, ये क्या है? ये अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। तो क्रियात्मक या भाषाई। तो जो निरक्षर है उनके लिए बीटा और साक्षर थे उनके लिए शब्दों वाला शाब्दिक या अल्फा। ये 2 टेस्ट थे। उसके बाद खास बातें मैं आपको जो है वो देख लेते हैं कि कुछ परीक्षण शाब्दिक था जिसमें निर्देश, लिखित भाषा इत्यादि थी, और कुछ जो शाब्दिक नहीं था, अशाब्दिक या बीटा, उसमें कोई विशेष डिजाइन वगैरह इत्यादि बनाकर और बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। एक सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हालांकि कोई बुद्धि का परीक्षण तो नहीं, मगर फिर भी मान लीजिए ऐसे पूछते हैं कई बार कि आप बताइए, देखें 1 किलो रुई है, रुई, और 1 किलो है लोहा, आयरन। ठीक है, लोहा। तो बताओ ज़्यादा वजन किस में होगा? 1 और 2। आप कमेंट करके जवाब देवें। अगर आपने मेरा ध्यान से सवाल सुना है तो देखेंगे आपका उत्तर क्या रहता है, कमेंट करना। तो ये भी एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण का हल्का सा, हालांकि इसमें अगर गलत हो जाए तो अपने आप को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारे अंदर बुद्धि की कमी, ऐसी बात नहीं है। अब कुछ बुद्धि परीक्षण और भी प्रचलित रहे हैं, जैसे बिने का परीक्षण, बिने साइमन सबसे पहले प्रयोग किया, वेसलर, ठीक है, रेबेन, गुड एनफ, ड्रा। तो इनमें से भी कोई प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है, इस प्रकार से, केटल का, कॉफमैन का, इस प्रकार से। अब एक आता है वर्ड, टर्म या कंसेप्ट अभिक्षमता। क्षमता आप जानते हैं ना, कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए शारीरिक क्षमता की बात करें कि भाई मैं इतना किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं इतना दौड़ सकता हूँ वगैरह वगैरह। ऐसे मानसिक क्षमता, कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, इतनी चीज़ें याद है, फलाना फलाना, ऐसे। तो ये क्षमता होगी कैपेसिटी। तो एप्टीट्यूड, एक तो होता है एटीट्यूड, है ना। कोई कहते हैं कि वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, लड़कियां अक्सर कॉलेज वाली ये शब्द काम में लेती है कि वो आजकल उसका एटीट्यूड बहुत है, यानी कि वो तो हो गया एक तरह से एटीट्यूड का मतलब नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया, वो एटीट्यूड है। जैसे मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसे नहीं करती, मैं ये नहीं खाती, मैं ये नहीं करती, फलाना फलाना, ऐसे कई कहते हैं। तो उस हिसाब से क्या हो गया, वो एटीट्यूड दिखाना ऐसे बोल देते हैं। मगर केवल इतना ही नहीं है एटीट्यूड, एटीट्यूड एक व्यापक अर्थ है, मगर यहाँ हम पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब हो गया चीज़ों के प्रति नज़रिया, और एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता। ठीक है, यानी आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या कौशल है, किस चीज़ के आप एक्सपर्ट है, वो आपका कौशल या विशेष कौशल। ध्यान रखें, किसी चीज़ में आपका विशेष कौशल या ज्ञान, आप में भी कोई ना कोई कला तो होगी, है ना। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो कौशल होता ही है। तो किसी चीज़ का जो विशेषज्ञ है, गुण है, विशिष्ट ज्ञान है, देखो ये बार बार आ रहा है, वो ही क्या है, अभिक्षमता है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ये जन्मजात भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए जन्मजात, जैसे मान लो कोई जन्मजात, जैसे मान लो हाइट मिली, ठीक है, अच्छी सेहत मिली, या मान लो कोई अच्छा गायक है, वॉइस अच्छी है उसकी,
या कोई और कला है तो जन्मजात भी हो सकती है, अर्जित भी हो सकती है। तकनीकी ज्ञान, अब कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का बहुत सारा ज्ञान तो दुनिया में अर्जित ही होता है। तो किसी क्षेत्र में प्रवीण हो जाना, कुशल हो जाना, परफेक्ट हो जाना, तो किसी विशेष कौशल वह है वो अभिक्षमता है। अब इसको कैसे मापेंगे कि बच्चों में किस प्रकार का कौशल है, तो इसके लिए भी कुछ मापन के उपाय है। तो सीखने की क्षमता पता चलती है। तो अभिक्षमता क्या है, पुनः देखिए, विशेष, किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता। मान लीजिए आपकी अंग्रेजी अच्छी है, बहुत शानदार है, या आप अच्छे वक्ता है, या आपकी राइटिंग अच्छी है, या आपको बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है, कुछ भी मान लीजिए, कोई ना कोई विशेष कला है। एक देखो सामान्य कला तो चलो कोई भी थोड़ा बहुत काम कर ही लेता है, मगर विशेष जो हो तब उसके मानेंगे। दूसरी बात क्या है विशेषता, यह जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, ठीक है, ध्यान रखें, जन्मजात भी हो सकती है अभिक्षमता और अर्जित भी। क्योंकि हमने पढ़ा वंशानुगत, तो जन्मजात में बहुत सारी विशेषताएं मिलती हैं। अभिक्षमता वह गुण है जिसके माध्यम से भविष्य में व्यक्ति के निष्पादन का ज्ञान या मूल्यांकन किया जा सके। यानी हमने कैपेसिटी देखी किसी बालक की, कोई बालक है मंच पे आया, बहुत शानदार बोला, हम कह सकते हैं कि यार ये नेता बन सकता है, ये अच्छा वक्ता बन सकता है, ये वकील बन सकता है। तर्क के हम किसी चीज़ को देख के उसकी क्षमता को पहचान के और हम उसका मूल्यांकन या उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात। पुनः है वो ही बात आ रही है, विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता ही अभिक्षमता है। अभी शब्द को साइड में कर दो, क्षमता क्षमता याद रख लो, अंग्रेजी में एप्टीट्यूड याद रख लो, ठीक है। यह उपलब्धि परीक्षण से अलग है। उपलब्धि परीक्षण का मतलब हो गया आपका कोई टेस्ट लिया, उसमें आपके अंक आए, ठीक है, आपसे दौड़ करवाई, आप फर्स्ट आए, वो उपलब्धि परीक्षण है। परंतु अभिक्षमता अलग है। उपलब्धि परीक्षण में व्यक्ति की विशिष्टता और निपुणता के क्षेत्र का पता प्रशिक्षण दिए जाने के बाद लगाया जाता है। यानी मान लीजिए आपका प्रशिक्षण हो गया, आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपको कोर्स करवा दिया, उसके बाद टेस्ट लिया, वो उपलब्धि परीक्षण है। जैसे उदाहरण के लिए ये मनोविज्ञान कक्षा 11 की मैं पूरी करवा चुका हूँ, ठीक है, 11 घंटे में, वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है, आई बटन पे मिल जाएगा। अब कक्षा 12 की हम करवा रहे हैं, अब हम इसका टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट पेपर बनाएंगे 100 क्वेश्चन का दोनों किताबों में से, और वो टेस्ट पेपर आपको यस गुरु ऐप के ऊपर मिलेगा। तो यस गुरु ऐप को आप डाउनलोड कर लेवें, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अब आपकी उपलब्धि क्या रही, कितने मार्क्स आए, वो क्या है, उपलब्धि परीक्षण है। प्रशिक्षण दिया या किसी चीज़ को पहले बताया फिर टेस्ट लिया। जबकि अभिक्षमता जो है, अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता का जो परीक्षण लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, वो प्रशिक्षण के पहले की स्थिति पर प्रकाश डालता है। यानी आपने पहले टेस्ट लिया, उसकी अभिक्षमता का पता लगाया, फिर उसको प्रशिक्षण दिया। क्यों? क्योंकि तभी तो हम उसको विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण देंगे, ऐसे कैसे दे पाएंगे। तो ये बात इसमें ये बताई गई है। पूर्व कथन करने वाले संज्ञानात्मक परीक्षण को अभिवर्ती परीक्षण कहा जाता है। यानी पूर्व कथन, भविष्यवाणी करने वाले कि इस बालक में ये क्षमता है, इसको इसकी ट्रेनिंग दो, ठीक है, वो संज्ञानात्मक परीक्षण है, वो अभिवर्ती परीक्षण है। तो अभिवर्ती परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों में फ़र्क है। उपलब्धि परीक्षण जो है वो क्या होता है, बाद में लिया जाता है, ठीक है, प्रशिक्षण दिए जाने के बाद, यानी एक तरह से एग्जाम मान लो, ठीक है, वार्षिक परीक्षा मान लो। और अभिक्षमता या अभिवृत्ति एक ही बात है। उसका जो परीक्षण है वो पहले लिया जाता है, ट्रेनिंग इत्यादि प्रशिक्षण कोर्स करवाने से पहले, कि किस में क्षमता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक कहें कि मैं एमए के सब्जेक्ट से करूं, तो उससे उसकी रुचि देखेंगे, ठीक है, उसकी देखेंगे कि क्या उसका लेवल है, अनुमान लगाएंगे, फिर उसको सुझाव देंगे ना, कुछ उससे रुझान लेंगे। तो इसी तरह से तो विशेष क्षेत्र में विशिष्ट अभिक्षमता, आपकी बात समझ में आ गई। तो बार बार विशेष क्षेत्र विशिष्ट अभिक्षमता पे जोर दिया जा रहा है। अब अभिवृत्ति का मापन, अब आप कहेंगे अभिवृत्ति क्या आ गया, तो अभिवृत्ति और अभिक्षमता एक ही चीज़ है, वृत्ति कह दो या क्षमता कह दो, ठीक है। हालांकि वृत्ति का मतलब होता है नज़रिया, ठीक है, परंतु अंग्रेजी शब्द सेम ही है, एप्टीट्यूड। तो यहाँ पुस्तक में सेम ही, यानी वो ही अर्थ काम में लिया है।
अब अभिवृत्ति या अभिक्षमता का मापन कैसे करेंगे? जैसे बुद्धि का मापन था, वैसे इसको कैसे मापेंगे, क्या क्या टेस्ट है? तो इसको मापन के दो मुख्य भाग है, एक तो है बहु अभिवृत्ति और एक विशिष्ट अभिवृत्ति या अभिक्षमता, ठीक है, मल्टी वाली और एक स्पेसिफिक वाली। मल्टी का मतलब उसमें कौन कौन सी क्षमताएं हैं ये पता करना, और एक विशिष्ट अभिक्षमता का मतलब किसी एक चीज को लिया कि भाई ये बालक गायन में ठीक है, अच्छा गा रहा है, तो उसी का एक टेस्ट लिया, तो विशिष्ट अभिक्षमता। तो बहु अभिक्षमता वाला आ गया ए, इसमें जो है कितना, 1 2 3 3 बता रखे हैं इसमें, यानी इस पहले के भी 3 भाग है बहु अभिक्षमता वाले। बहु अभिक्षमता में एक तो है विभेदी अभिक्षमता। विभेदी का मतलब हो गया कि उसमें डिफरेंट करना, ठीक है, सभी उसकी हम देख रहे हैं क्षमताएं, तो अलग अलग देखेंगे ना कि ये कैसी है, वक्ता कैसा है, यादाश्त कैसी है, बोलने में कैसा है, टेक्निकल नॉलेज कैसा है, गणितीय क्षमता कैसी है, ऐसे। तो इसे DAT बोलते हैं, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, DAT, ठीक है। तो इसे बिनेट, सिसोर, इन लोगों ने इसको जो है इसका निर्माण किया। इसमें 8 उप परीक्षण होते हैं, कुछ नाम देख लो, ज़्यादा कोई गहराई में जाके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। DAT नाम याद रखना, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना, अभिवर्ती या एप्टीट्यूड, एक तो बहु अभिवर्ती और एक विशिष्ट अभिवर्ती। अब बहु अभिवर्ती में भी हम देख रहे हैं एक तो विभेदी करने वाला, जैसे मान लो कैसा विभेदी, समझ लो कॉन्सेप्ट को, रटना नहीं है इसको। जैसे शाब्दिक तर्कणा कैसी है, ठीक है, शब्दों के हिसाब से कैसी तर्क सकती है। संख्यात्मक क्षमता कैसी है, कुछ लोगों को संख्यात्मक क्षमता अच्छी होती है, उनकी गणित अच्छी होती है। अमूर्त तर्कणा कैसी है, कल्पना शक्ति, वो साहित्यकार बन सकता है। यांत्रिक तर्कणा, मैकेनिकल बुद्धि। लिपि की गति, कई लोगों में लिखने की कला होती है, जैसे कितने ही आप उनसे लिखवा दो गलती कम होती है। जैसे बैंक में आप देखना क्लर्क वगैरह दिन भर नोट गिनते हैं, काम करते हैं, कहाँ गलती होती है, नहीं होती ना। परिशुद्धता क्षमता, स्थानिक संबंध, ठीक है, हिज्जे और भाषा का उपयोग इत्यादि कई प्रकार के जो कौशल है वो 8 उप परीक्षण इसमें जो है वो होते हैं। ये 3 घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है। चलो अपने को इसमें कोई ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। तो इसमें संज्ञानात्मक अभिक्षमता को जोड़ दिया जाता है। ये चीज़ याद रखना, प्रोफेसर JMO झा भारतीय मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने DAT का अनुकूलन हिंदी में किया, यानी हिंदी में भी किस हिसाब से, हिंदी भाषा में, क्योंकि सारे अंग्रेजी में थे, तो कैसे टेस्ट लिया जाए। तो अभिक्षमता या एप्टीट्यूड या अभिवृत्ति, ठीक है। अभिरुचि अलग चीज़ है, रुचि यानी इंटरेस्ट। अब है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। तो एक तो हो गया विभेदी वाला, एक हो गया सामान्य वाला। सामान्य वाले में भी बहु क्षमताएं याद करनी है, तो इसमें 9 कारक होते हैं, 12 उप परीक्षण बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इतना डीपली, फिर भी आप थोड़ा नज़र डाल लीजिए। जैसे संख्यात्मक, शाब्दिक, आकार, लिपिकीय, अंगुली, पेशी, हस्त चालित, इस प्रकार से इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना इसमें मुझे नहीं लगता कि अंदर से भी क्वेश्चन आएगा कि 9 और 11 और कितने। ये 3 जो प्रकार है ये जरूर ध्यान में रख लेना। फ्लेगनेन अभिवर्ती, यानी ये किसका रूप हो सकता है, तो ये हमने देख रहे हैं कि बहु अभिवर्ती जो है उसका है। तो फ्लेगनेन भी है, फ्लेनेगन, ठीक है, फ्लेनेगन, गन याद रखना, ठीक है। गन जो है उसमें गन के हिसाब से याद रख सकते हो। एक सामान्य अभिक्षमता हो गया, इसमें 21 बताए हैं अभिवर्तियाँ, तो बहुत सारे इसमें बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब है विशिष्ट अभिवर्ती वाला, दूसरे वाला प्रकार। विशिष्ट यानी किसी विशेष अभिवर्ती का पता लगाना हो तो ये टेस्ट काम में लिया जाता है। किसी स्पेसिफिक, तो इसमें कोई प्रकार नहीं है, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं यादाश्त रखने में, मेमोरी में। अब है लिपि की अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। तो A और B वो हो ही गए, देखो कौन से पुनः देख लो आप, जैसे बहु अभिवर्ती और विशिष्ट अभिक्षमता। तो बहु अभिवर्ती वाला हमने देख लिया, विशिष्ट वाला हम देख रहे हैं। विशिष्ट वाले के अंतर्गत प्रकार है ये, एक तो है लिपि की अभिक्षमता, यानी केवल एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान रखना, वो विशिष्ट हो गया। कुछ लोगों में लिपि की अभिक्षमता सही होती है, वो तेज़ी से सही पूर्ण तरीके से लिखते हैं, लिपिक का कार्य तेज़ी से कर लेते हैं। तो ये मायने सोटा लिपि के परीक्षण, मायने सोटा, ठीक है, याद रखें। मारवाड़ी में सोटा किसे कहते पता होगा, वैसे रखते हैं ना, शॉर्ट लेके आते हैं।
ठीक है। तो दो भागों में, एक तो संख्या तुलना और एक नाम तुलना, ठीक है। तो इसमें संख्याओं की तुलना करनी, तो दो नामों की तुलना करनी और फिर संख्याओं की तुलना करनी। ये तो आप रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, पीटीटी के एग्जाम में, आजकल हर रीजनिंग में हम पढ़ते हैं कि जैसे संख्यात्मक आती है, यहाँ कौन सा आएगा, 2 3 5 7 11, अगली क्या आएगी, ठीक है। नाम ABCD आ गए, उनको उल्टा कर दिया, उनमें कौन सा कोड लग रहा है, AZ फिर BY, इस तरह से मान लो अक्षर दे दिए, फिर उनको मिलान करना। तो ये सब आप देखते हैं बैंकिंग एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा रीजनिंग आती है। और वो जो कैलरिकल पेवस्ट पे काम करते हैं, कितना जटिल काम करते हैं, और बिना किसी गलती के बहुत कम न्यूनतम त्रुटि पे। एक है यांत्रिक अभिवर्ती, ये पता लगानी हो स्पेशल विशिष्ट, तो इसके लिए भी अलग से टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। यांत्रिक अभिवर्ती, सूचना, यांत्रिक तर्कणा, दक्षता इत्यादि। संगीत संबंधी पता करना हो विशिष्ट में, तो भी अलग से टेस्ट लिया जाता है। शिशोर ने इसका किया, जिसमें मान लो श्रवण विभेदन, यानी सुनकर आप अंतर कर सको अलग अलग म्यूजिक में। अब अपने को, अब जैसे होता है ना, कई लोग आवाज़ से पहचान लेते हैं कि ये गाना उनका गाया हुआ है, फलाना गायकार का गाया हुआ है, तो वो एक, ये भी एक क्षमता है, हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तारत्व है, पिच कैसा है, प्रबलता, समय, ध्वनि रूप, लय, ध्वनिक स्मृति, यानी आपको याद रखना म्यूजिक को भी, म्यूजिक सुनते याद आ गया अरे ये तो वो गाना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के ये संगीत संबंधी आपकी अभिक्षमता का पता चलता है, ठीक है। और कलात्मक अभिवृत्ति के लिए भी कि आपकी कला, चित्रकार, कलाकार, एक्टिंग वगैरह। तो सौंदर्य संवेदी निर्णय, यानी सौंदर्य के प्रति आपका बोध कितना है, तो सौंदर्य संवेदी उत्पादन, ये 2 प्रकार के क्या है, परीक्षण है ये, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा। तो यहाँ इतना गहराई से कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है सौंदर्य को लेके इत्यादि, तो तस्वीर बनती है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, और यहाँ पर पहला पाठ हम पूरा करने वाले हैं। 4 वीडियो मैंने बनाए हैं। पहला वीडियो तो परिचयात्मक की था, ये शायद चौथा है ये, ठीक है। और 4 वीडियो में एक पाठ पूरा हो गया है। आधे घंटा के या 20-25 मिनट के वीडियो है, यानी कि करीब हमने 100-1.5 घंटे में एक पाठ कर लिया है। कुल 10 पाठ है, सभी कोर्स में नहीं है, कुछ कोर्स से बाहर भी है। तो इस हिसाब से हम 10-11 घंटे में 12वीं क्लास भी हम पूरी कर लेंगे आगामी 10-1 दिन में। तो आप चैनल पे बने रहें। अभी हम देख रहे हैं फिलहाल, सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई कमी लगे तो कमेंट करके बताना, और कोई खासियत भी लगी कोई चीज़ तो आप भी कमेंट तो करते ही रहते हैं, उससे भी मोटिवेशन मिलता है। कमेंट पढ़ के जोश आ जाता है कि चलो वीडियो बनाते हैं तुरंत। बुद्धि का तात्पर्य क्या है, अपने परिवेश को समझना। परिवेश का मतलब अपना परिवार, समाज, आसपास के लोग। विवेकशील चिंतन करना, यानी कि लाभ और हानि क्या क्या है वो चिंतन करने की क्षमता बुद्धि है। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इत्यादि। बुद्धि को मात्रात्मक रूप से बुद्धि लब्धि के आधार पर मापा जा सकता है। माप सकते हैं ना बुद्धि को, यस, ठीक है। और बुद्धि के मापन हेतु अनेक शाब्दिक, यानी वो अल्फा और बीटा, ठीक है, वो परीक्षण, ठीक है, निष्पादन परीक्षण है। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत, जैसे स्पीयरमैन ने द्वितत्व का दिया, फिर एक तत्व और जोड़ दिया। गिलफोर्ड ने 3D वाला दिया। केटल ने, केतली है ना, ठंडा और गर्म, तरल और ठोस बुद्धि। गार्डनर बगीचा है, बहुबुद्धि, बहुत सारे 7 तत्व उसने वो बताए थे। सांवेगिक बुद्धि क्या है, तो पीटर और वो मेयर और वो पीटर सेलोव, फिर डेनियल गोलमैन। और क्या है सांवेगिक बुद्धि, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने और नियंत्रित करने। दूसरों की को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, मगर अपने को नियंत्रित करना, दूसरों की जानना। स्वयं को प्रेरित करने, अब आप अपने आप को मोटिवेट किया करें। कैसे, मैं बताता हूँ। कई बार आप देखिए कि आप सर्विस लगेंगे तो क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, कितनी सैलरी होने वाली है, समाज में कितनी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली, उन चीज़ों का आप सोचो। किसी नौकरी लगे हुए व्यक्ति को देखो, तो हम अपने आप पढ़ने के प्रति हो जाते हैं प्रेरित, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई टारगेट है आपका हेल्थ का है, तो एक हेल्दी इंसान को देखो, उसकी फिटनेस को देखो, उसकी ड्रेसिंग को देखो, उसके कितने अच्छे कपड़े लगते हैं फिटनेस पे, तो आपको प्रेरणा मिलती है। तो ये स्वयं को प्रेरित किया जा सकता है चलाकर भी। एक तो अचानक होते हैं नेचुरली, एक अपन कर सकते हैं बार बार। और अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना, अंतर्व्यक्तिक संबंधों को प्रभावी बनाना, ठीक है। तो ये सब प्रबंधन करना ही क्या है, इसकी योग्यता क्या है, सांवेगिक बुद्धि है।
किसी में कम, किसी में ज़्यादा होती है, और जिसमें ये ज़्यादा होती है इसका विकास भी किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा कामयाब माना जाता है। एक बालक की तैथिक आयु, ये एक नया शब्द आया ना इसमें, तैथिक, हर जगह वास्तविक आयु नाम आ रही थी, इस किताब में तैथिक आयु नाम मिला है, 10 वर्ष है। मानसिक आयु 12 वर्ष है। देखो मानसिक आयु ज़्यादा है ना, तो निश्चित रूप से ज़्यादा ही जाना है उसका IQ। तो बुद्धि लब्धि तो मावा या MA/C है, तो 12/10 इंटू 100, शून्य से शून्य गई 120, ठीक है, 120 हो जाएगा। स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए? अब यहाँ ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है, और ऐसा प्रश्न RPSC सीधा पूछ लेती है तो लोग डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि उसने 2 और फिर 3 बताए हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1 हटाना पड़ेगा, परंतु फिलहाल हम 2 ही मान लेते हैं क्योंकि द्वित तत्व बताए हैं। तीसरा तत्व जो है स्पेशल में था वो उप तत्व है, और वो उसमें कई तत्व थे तीसरे में, इस प्रकार से। पर एग्जाम में आ जाए तो दोनों आ जाए तो 2 करना, और 2 ऑप्शन नहीं है तो 3 करना, त्रितत्व करना, द्वितत्व, त्रितत्व। कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? त्रिआयामी, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद ये तो है, लाभ उसमें नहीं था। किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? तो आप अच्छे से जानते हैं, सेलोबी और मेयर, पीटर सेलोबी और मेयर। फिर डेनियल गोलमैन ने किताब भी लिखी अलग से उस पर 1995 में पूरा विस्तार से। DAT डिफरेंस एप्टीट्यूड टेस्ट वो हमने देखा था ना, तो ये किसका है? अभिवर्ती अभिक्षमता। अब यहाँ अभिवर्ती उपरत अभिक्षमता दोनों को सेम लिया, यहाँ अलग अलग ले लिया। हालांकि जहाँ तक मेरा ख्याल है अभिवर्ती डिफरेंट जो है वो अवधारणा है थोड़ी अभिक्षमता से। अभिवर्ती और अभिरुचि, अभिवर्ती का मतलब एटीट्यूड जो है वो यहाँ होना चाहिए था, मगर किताब के जिस हिसाब से दे रखा है अपन उसी की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ DAT का तात्पर्य अभिक्षमता से है, ठीक है, अभिक्षमता 5 में दे रखा है। बुद्धि को परिभाषित, बुद्धि लब्धि का सूत्र IQ MA/CA। सांवेगिक बुद्धि प्रबंधन है संवेगों का। अभिक्षमता विशिष्ट जो व्यक्ति की क्षमता है वो, या अभियोग्यता भी हम कह सकते हैं। 4 परीक्षणों के प्रकार बुद्धिमापन के। तो इस तरह से दोस्तों पहला पाठ पूरा हो गया है। दूसरा पाठ क्या है वो हम देख लेते हैं थोड़ा। स्व एवं व्यक्तित्व परीक्षण, स्व संप्रत्य व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व तो आपके टॉपिक में है, पर्सनैलिटी, ठीक है, तो हम इसके बारे में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो देखेंगे। ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये हाईलाइट किया हुआ है इनके स्क्रीनशॉट लेके एक PDF बना के आपको दे दी जाए, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।